नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूसी Su-57 फैलन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के बारे में। दरअसल आप सभी को शायद ये खबर किसी न किसी माध्यम से जरूर पता चला होगा कि कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा दावा किया जा रहा था कि उन्होंने रशिया के Su-57 फैलन को ग्राउंड पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके बाद से लगातार जो पक्ष और विपक्ष के द्वारा कटाक्ष है एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे थे। अब इन्हीं खबरों के बीच रूसी Su-57 फैलन ने एक धमाकेदार कमबैक किया है। खबर ये है कि यूक्रेन एयरफोर्स के कमांडर मकोला ने ये कंफर्म कर दिया है कि 20 से लेकर के 21 जून के बीच में रशिया ने अपने सभी स्टेल्थ फाइटर्स को डिप्लॉय कर दिया है। न सिर्फ डिप्लॉय कर दिया है बल्कि मिडनाइट में, जो कि 20 और 21 जून के बीच में था, उस दौरान Su-57 स्टेल्थ फाइटर ने काफी स्ट्राइक मिशंस को भी अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ऊपर रूसी Su-57 फैलन की तरफ से KH-59 और KH-69 गाइडेड मिसाइल्स दागे गए हैं। इनमें से कुछ को यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट भी कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि इस समय जो क्षति रूस का हुआ है उसके बाद से रूस ने अपने जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं इनको लाइव कॉम्बैट में उतार दिया है और इस समय यूक्रेनियन पोजीशंस पे यह मैसिव अटैक शुरू कर चुके हैं। यानी अब ऑफिशियली ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जो रूसी Su-57 फैलन है यह एक्चुअल कॉम्बैट मिशन को ज्वाइन कर चुका है और यहाँ पर रूस ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया है जो Su-57 की कैपेबिलिटी पर लगातार सवाल उठा रहे थे। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के सामने आ रही है वो ये है कि जब यूक्रेन में ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एंटर कर रहे थे तो ये रडार की नजर में नहीं आए थे, यानी कि Su-57 अपने स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूव करने में सफल रहा है, जो रूस की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूक्रेनियन मीडिया में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये स्टेल्थी फाइटर एयरक्राफ्ट काफी लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर दो फैक्टर थे जिनसे इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सका। एक एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड पर उड़ना और दूसरा इनकी स्टेल्थ प्रोफाइल, जिसके चलते जो यूक्रेनियन रडार सिस्टम है वो इनको देख नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि इस समय रूस काफी गुस्से में है और शायद वो रिपोर्ट सच है, क्योंकि जिस प्रकार का रिटेलिएशन पलटवार इस समय रूस के द्वारा दिखाया गया है यह अपने आप में काफी भयानक है। क्योंकि एक तरफ पहले ही जहां रूस अपने Su-35 और जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं उनके द्वारा कहर भर पा रहे थे, तो वहीं अब Su-57 फैलन का इस कॉम्बैट को ज्वाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि यह यूक्रेनियन सोर्सेस के द्वारा क्लेम किया गया है, किसी भी इंटरनेशनल मीडिया ने अभी तक इस खबर को वेरीफाई नहीं किया है। लेकिन अगर यह यूक्रेनियन कमांडर की बात है तो इसमें सच्चाई अवश्य होनी चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब Su-57 के डिप्लॉयमेंट की बात सामने आई हो। इससे पहले अप्रैल में इसी वर्ष इलिया येवलाश ने, जो कि हेड है पब्लिक रिलेशन के यूक्रेन एयरफोर्स के, उन्होंने रिवील किया था कि रशियन एयरफोर्स ने Su-57 फैलन को कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जहाँ पर यूक्रेनियन एयर डिफेंसेस काफी कमजोर थे। लेकिन इस बार जो क्लेम हुआ है ये काफी अपने आप में भयानक है। आपको बता दें कि रूस के पास लिमिटेड नंबर्स में ही अभी ये एयरक्राफ्ट उपलब्ध है और लिमिटेड कॉम्बैट रोल में ही इनका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अभी तक जितने भी मिशन एग्जीक्यूट किए गए हैं उनमें इनका सक्सेस रेट काफी हाई था। और आपको बताते चले कि Su-57 फैलन का जो मास प्रोडक्शन है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है और रूस का टारगेट है 2026 तक तकरीबन 76 Su-57 को ऑपरेट करने का। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इसके पहले जो Su-57 फैलन था इसने फरवरी 18 में भी एक स्ट्राइक मिशन को अंजाम दिया था, जिस समय इसे 2 Su-35 फाइटर जेट के द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था। और अपने इस स्ट्राइक मिशन में Su-57 ने यूक्रेनियन टारगेट की तरफ, जो कि KH-69 मिसाइल है, जिसको विशेषता एक स्टेल्दी क्रूज मिसाइल के तौर पर विकसित किया गया है और इसे Su-57 फैलन के लिए ही खास तौर पर विकसित किया गया है, इसको इसने फायर किया था और टारगेट को डिस्ट्रॉय किया था। अब अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो KH-69 एक बहुत ही लीथल मिसाइल है, जो कि इस समय रशियन इन्वेंटरी में है और यह एक डिस्ट्रक्टिव पंच को अपने साथ रखती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये काफी कम है, या जो इंफ्रारेड सेक्शन है काफी कम बनता है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका जो फ्लाइट वेट है ये तकरीबन 770 किलोग्राम का है और यह अलग अलग प्रकार के वारहेड्स को कैरी करने में सक्षम है, जिनका वजन 310 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी जो क्लेमेड रेंज है ये 290 किलोमीटर की बताई जाती है और इसे विशेषता रशिया के जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है Su-57 फैलन जैसे उनके लिए विकसित किया गया है। अगर यह जो घटना हुई है यूक्रेन में ये सच है और इसके बारे में जो भी रिपोर्ट सामने आई है यूक्रेनियन एयरफोर्स से,
ये सच है तो इस समय जो वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा गया है रूस के द्वारा, क्योंकि इसके पहले यूके के जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है वो यह मानते थे कि रूस कभी भी स्टेल्थ फाइटर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा स्ट्राइक मिशन में, क्योंकि रूस को इस बात का डर है कि अगर यह एयरक्राफ्ट मार गिराए गए तो एक जो रेपुटेशन बना के रखी है रूस ने Su-57 फैल्कन की, वो तबाह हो जाएगी और वो जो पोटेंशियल बायर्स की तलाश में है वो भी इसको लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन इस समय क्योंकि सक्सेस रेट इसका काफी हाई है और इसे लाइव ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हो सकता है कि उनका अब जो ये वक्तव्य रहा है Su-57 फैल्कन को लेकर के ये बदल चुका हो। अब जाहिर सी बात है, एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस प्रकार के जो मिशंस है उनको एग्जीक्यूट करें, और उनको इसी दिन के लिए बनाया जाता है कि वो कंटेस्टेड एयर स्पेस में जाकर के जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करें। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की परफॉर्मेंस अभी तक Su-57 फैल्कन ने दिखाई है, ये निसंदेह इसकी कैपेबिलिटी को साबित करता है। और आपको बताते चले कि इस समय ये जो Su-57 फैल्कन है, ये बहुत सारे देशों को ऑफर किए गए हैं, और इस समय वे सारे देश Su-57 के इन सक्सेसफुल ऑपरेशंस के ऊपर कड़ी निगरानी रख रहे होंगे, और उन देशों में यूनाइटेड अरब अमीरात, वियतनाम, ईरान और भारत भी शामिल है, जिनको Su-57 फैल्कन के कस्टमाइज्ड वेरिएंट के डेवलपमेंट का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया है। और अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सक्सेस रेट इसी तरह चलता रहा तो आने वाले भविष्य में जो एक्सपोर्ट कस्टमर है Su-57 के, ये भी रूस को मिल सकते हैं। और आपको जरूर पता होगा कि भारत खुद भी एक समय इस प्रोग्राम का हिस्सा था, और भारत ने 2007 से लेकर 2018 तक इस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया था। बहुत सारे पैसों की इन्वेस्टमेंट भी हुई थी, और भारत ने अपनी जो टीम है वह भी रिसर्च के लिए भेजी थी। लेकिन बाद में भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें काम नहीं हो रहा था, और उस समय इसकी जो स्टेल्थ प्रोफाइल थी इसको लेकर के भारत ने चिंता व्यक्त की थी और कुछ सुझाव दिए थे, जिनको रूस के द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। और बाद में ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 2018 में भारत अपने आप को इस प्रोग्राम से बाहर कर लेता है और अपना इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसको हम एमका के नाम से जानते हैं, उसको आगे बढ़ाता है। वो बात अलग है कि आप सब लगातार 2019 से 2024 तक ये रिपोर्ट सुनते आए हैं कि रूस के अधिकारियों ने अलग अलग प्रकार से भारत को आकर्षित करने का प्रयास किया है। कभी आपने सुना होगा कि वो इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो कभी आपने सुना होगा कि वो इसका ट्विन सीट वेरिएंट, जो कि भारत ने उस समय प्रपोज किया था, उसको बनाने के लिए तैयार है। तो कभी वो भारत में इसके जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर के बात करते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उनका तो ये भी कहना है कि अगर भारत बड़ी संख्या में इसको लेता है तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव वे में भारत को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अब इनको एक्सेप्ट करेगा? तो अगर इसमें हम एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर के वक्तव्य की बात करें, तो उन्होंने अपने कई आर्टिकल्स में ये चीज लिखी है कि अभी ऐसी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है भारत के पास कि वो इन्हें स्टेल्थ फाइटर को कंसिडर करें। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने खुद कई बार मीडिया में आके ये कहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय कोई भी विदेशी FGFA कंसिडर नहीं कर रही है। हाँ, एक्सपर्ट्स मानते हैं, खासकर भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी यह मानते हैं कि अगर यह एयरक्राफ्ट चाइना के द्वारा बड़ी संख्या में डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, जो कि उनका संभावित J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ऐसी संभावना होती है कि 2026 से 27 तक पाकिस्तान को चीन के द्वारा ऐसे विमान मिल सकते हैं, तब भारत के लिए एक बड़े चिंता का विषय हो सकता है। और ऐसे में भारत को लिमिटेड नंबर्स में इस प्रकार के फाइटर्स की तरफ देखना चाहिए। अन्यथा अगर हम चीनी FC-31 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, जो चीन का दूसरा स्टेल्थ फाइटर होने वाला, जो इस वक्त अंडर टेस्टिंग है, इसकी बात करें, जिसको पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वो खुद 2030 या 31 के पहले प्रोडक्शन में नहीं आने वाला। और यह वो दौर होगा जब भारत का एमका ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन स्टेजेस में पहुंच चुका होगा। तो अभी हमें फिलहाल कोई इसकी रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या अब भारत को FGFA कंसिडर करना चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।